हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास है क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का क्लास। इससे पहले हमने जो है क्लास लिया था ज्योग्राफी का, जिसमें 40 लघु उत्तरीय क्वेश्चन हम आपको बताए थे, क्लास में ही याद करवाए थे। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक ही कमेंट था कि सर पॉलिटिकल साइंस भी हमको भारी लगता है, राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक शास्त्र भी भारी है सर, उस पे कुछ कीजिए। आइए जी, आज की इस क्लास में हम आपको पॉलिटिकल साइंस के 30 गो लघु उत्तरीय क्वेश्चन बताएंगे। इसमें से कम 4-5 क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो और ये सभी क्वेश्चन हम आपको क्लास में ही याद करवा देंगे। तो आपको क्या करना है, इस पूरे क्लास को देखना है, क्लास में क्वेश्चन को याद कर लेना है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है बच्चा जी कि भारत की दलीय व्यवस्था के 4 लक्षण लिखना है। अब देखिए, भारत की दलीय व्यवस्था क्या है जी। तब भारत की दलीय व्यवस्था का मतलब है कि भारत को चलाने के लिए जब राजनीतिक दल बनता है तो उसी को हमनी के दलीय व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। यानी सरकार को चलाने के लिए जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव में भाग लेती है उन्हें ही दलीय व्यवस्था हम लोग कहते हैं, ठीक है। इतना समझ गए सिंपल भाषा में, ये कोनो किताब में परिभाषा नहीं लिखल है। अब देखिए, ये आखिर ये दलीय व्यवस्था की 4 लक्षण क्या है, 4 विशेषता क्या है। आइए, पहला, भारत में बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय मतलब कि भारत में बहुत सारी पार्टियां जो है चुनाव लड़ती है। अब अमेरिका में सिर्फ 2 पार्टी चुनाव लड़ सकता है, भारत में देखे तब बिहार में 100-200 पार्टी होगा, है कि नहीं। कौन कौन मार पार्टी है, जैसे कि राजद हो गया, जदयू हो गया, बीजेपी हो गया, जन सुराज हो गया, ना जाने कितना पार्टी। तब भारत की दलीय व्यवस्था का पहला गुण कि भारत जो है बहुदलीय प्रणाली है, मतलब भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं। दूसरा कि भारत में राष्ट्रीय पार्टी भी है और क्षेत्रीय पार्टी भी है। मतलब कि राष्ट्रीय पार्टी क्या होता है बच्चा जी, तो जो भारत में कोनो राज्य में चुनाव लड़े उसे राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। आपसे मेरा प्रश्न है कि भारत में कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं और कौन कौन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। चलिए, क्षेत्रीय दल क्या होते हैं। तो दल मतलब पार्टी समझिएगा। तो क्षेत्रीय दल जो सिर्फ किसी एक ही राज्य में चुनाव लड़ सकते हैं, जैसे आरजेडी का आपने नाम सुना होगा, वो सिर्फ बिहार में ही चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, या 1-2 और राज्य में लड़ सकता है। आपने सुना होगा जेडीयू का, नीतीश कुमार का, वो पार्टी जो है कोई 1-2 राज्य में ही चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, तो वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ठीक है जी। तब भारत की दलीय व्यवस्था का पहला जो है गुण क्या है कि बहुदलीय व्यवस्था है। दूसरा गुण क्या है कि भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों दल होते हैं। तीसरा क्या है कि भारत में गठबंधन की राजनीति भी होती है, मतलब बहुत सारी पार्टी मिल करके चुनाव लड़ती है। जैसे बिहार में ही आपने सुना, एक तरफ महागठबंधन बना था तो एक तरफ एनडीए गठबंधन था, ठीक है। तो गठबंधन की राजनीति भी भारत में होती है। और तीसरा, लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा, मतलब लोकतंत्र को चलाने के लिए इन पार्टियों में जो है हमेशा प्रतिस्पर्धा, मतलब हार जीत का होते रहता है, ठीक है। 4 गुण अब आंख बंद करके बता सकते हैं कि भारत की दलीय व्यवस्था की कौन कौन सा गुण है जी। तो भारत बहुदलीय व्यवस्था है, भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों दल होते हैं, भारत में गठबंधन की राजनीति होती है, भारत में लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा जो है ये दल आपस में करते हैं। देख रहे हैं कितने आसान क्वेश्चन है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा जी कि गठबंधन की 4 विशेषताएं बताएं। ये गठबंधन वाला राजनीति देखे हैं आप सभी। जैसे भारत में अभी बिहार में देखिए, बिहार में कौन सा गठबंधन का सरकार बना है, एनडीए गठबंधन। एनडीए में कौन कौन है, तो एगो रामविलास के पार्टी है, एगो जो है नीतीश कुमार का पार्टी है, एगो नरेंद्र मोदी का पार्टी है, और जीतन राम मांझी का पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा। मतलब 5 पार्टी मिल करके भारत में सरकार बनाई है। तो आखिर पूछा है क्वेश्चन कि गठबंधन सरकार की 4 गो विशेषता बताइए। बता सकते हैं आप गठबंधन सरकार की 4 विशेषता। बिहार में है हम लोग, राजनीति बच्चे से हम लोग जानते हैं, ठीक है। पहली कि गठबंधन सरकार में कई दल मिल करके शासन करते हैं, मतलब कई दल मिल करके राज करते हैं। दूसरा, साझा न्यूनतम कार्यक्रम होता है, मतलब साझेदारी से कोई काम होता है गठबंधन सरकार में, सबसे पूछ करके। तीसरा,
राजनीतिक समझौता पर आधारित तो होता है, ये गठबंधन जो होता है वो राजनीतिक समझौता पे होता है, ठीक है। और चौथा, अस्थिरता की संभावना बनी रहती है, मतलब कब इस सरकार गिर जाएगा किसी को पता नहीं है। तो ये चार गुण हैं कौन, गठबंधन की राजनीति की, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट, चार गुण तो बता सकते हैं आंख बंद करके। आप जो है गठबंधन की सरकार की चार विशेषता पूछे तो डायरेक्ट बिहार के सरकार देखिएगा कि भाई अस्थिर होता है, कभी भी गिर सकता है। दूसरा, इसमें बहुत सारे दल होते हैं, पांचों को दल बिहार में मिलकर सरकार बनाया है। तीसरा जो है क्या बनाइएगा कि इसमें जो है भाई क्या होता है, तो साझा जो है साझा कार्यक्रम प्रणाली होती है, मतलब कोई भी काम होगा तो ये लोग आपस में पांचों दल मीटिंग करके करेगा। और उसके बाद ये जो गठबंधन बनता है वो गठबंधन राजनीति के नियम पर आधारित होता है, ठीक है। चलिए अब जो है ये समझ गए। अब क्वेश्चन पूछा आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं। आर्थिक मतलब होता है पैसा, पैसा, ठीक है, बस नॉर्मल भाषा में समझना। और न्याय मतलब होता है किसी को उसका अधिकार दिलाना, ठीक है। अब आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं। मान के चलिए कि हम हिंदू धर्म के हैं, आप मुस्लिम धर्म के हैं। मान लेला है कि हम उच्च जाति के हैं, मतलब जो आप उच्च जाति गांव में समझते होंगे, और कोई निम्न जाति का है, मतलब छोटा जाति का है। सरकार का कह रही है कि हम उच्च जाति के लोगों को मैट्रिक पास करेगा तो 1 लाख रुपया देंगे, आज जो नीच जाति के जो है मैट्रिक पास करेगा उसको 50,000 रुपया देंगे। का ये आर्थिक न्याय हुआ, नहीं हुआ। तो आर्थिक न्याय क्या है, अब समझ गए कि आर्थिक न्याय है जब सरकार द्वारा बिना किसी जाति धर्म में विभेद करते हुए सभी को समान संपत्ति समान संसाधन उपलब्ध कराती है, उसे ही आर्थिक न्याय कहते हैं। अब आप लिख लेंगे कि जब कोई सरकार बिना किसी जाति धर्म में विभेद किए हुए समान संपत्ति समान का संसाधन वितरित करती है, उसे ही हम लोग कहते हैं आर्थिक न्याय। बात समझ गए। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोगी संघवाद क्या है। अब समझिए सहयोगी संघवाद क्या है। वैसी सरकार जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से चलता है उसे सहयोगी संघवाद कहते हैं। मतलब कि मान के चलिए बिहार की राजनीति, बिहार सरकार जो है कैसे चल रहा है, राज्य सरकार भी चला रही है केंद्र सरकार भी चला रही है, क्योंकि बीजेपी का जो है कि राज्य में भी जो है सरकार बनल है उप मुख्यमंत्री, केंद्र में तो प्रधानमंत्री हिले है। तो बात का आप समझें कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग से जो सरकार चलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहयोगी संघवाद। बात समझ गए कि वैसा शासन या वैसी सरकार जो राज्य और केंद्रों के सहयोग से चलती है उसे ही सहयोगी संघवाद कहते हैं। पहले जो एक एक क्वेश्चन दिमाग में डाल के जाइए, ये सब क्वेश्चन बउआ वाला है। क्वेश्चन, परमाणु अप्रसार संधि क्या है। अब परमाणु अप्रसार संधि क्या है यह समझिए। यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य है परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना। जैसे क्या हो रहा था कि अमेरिका अलग अलग खतरनाक परमाणु बना रहा था, भारत अलगे अलग अलग खतरनाक परमाणु बना रहा था, जापान अलग अलग जो है खतरनाक परमाणु बना रहा था एक दूसरे को मारने के लिए। तब सब मिल करके जो है जितना भी देश है सब मिल करके एगो जो है का बनाया, संधि बनाया। और उस संधि में क्या कहा गया कि हम लोग खतरनाक चीज जैसे परमाणु बम हथियार इस सब को हम लोग नहीं बनाएंगे, मतलब अब नहीं बनाएंगे, अब उसको रोकना है। इसीलिए जो है परमाणु अप्रसार संधि लगाया गया, किया गया, ठीक है। अब समझ गए क्या है कि यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। अंतरराष्ट्रीय मतलब देश देश के बीच संधि है, ठीक है। तो यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य क्या है कि परमाणु हथियारों के प्रसार मतलब फैलने को रोकना, ठीक है जी। आइए 6 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं। अभी हम बताए हैं ना क्षेत्रीय संगठन क्या है, जो किसी क्षेत्र में ही चुनाव लड़ सकता है उसे ही क्षेत्रीय संगठन कहते हैं, ठीक है। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के देशों द्वारा गठित संगठन को क्षेत्रीय संगठन कहते हैं, ठीक है।
मतलब किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या देश के द्वारा जो संगठन बनाया जाता है, संगठन मतलब समूह, ग्रुप, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। जैसे बिहार में जो है एगो क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय पार्टी है आरजेडी, जो काफी फेमस है। बात समझ गए? बिहार में उसका प्रभाव ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे यादवों की संख्या अधिक है। ठीक है, मतलब समझाने के लिए हम एग्जाम्पल लिए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं? जब किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या किसी विशेष देश द्वारा कोई पार्टी बनाया जाता है, कोई संगठन बनाया जाता है, कोई दल बनाया जाता है, तो उसे ही क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। इतना नहीं याद रहे, एक लाइन में बताइएगा कि किसी विशेष क्षेत्र के द्वारा जो संगठन बनाया जाता है उसे ही क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता क्या होता है समझिएगा। जब धर्म के आधार पर राजनीति करना और सामाजिक विभाजन उत्पन्न करना सांप्रदायिकता है। बात समझ गए? जैसे अगर हम कहेंगे कि भाई जी हम सिर्फ भारत में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ठीक है, और कोई कहेगा कि हम सिर्फ भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, ठीक है, और हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू सिर्फ चुनाव लड़ेगा, हिंदू सिर्फ वोट देगा, वो कहेगा कि नहीं मुस्लिम सिर्फ चुनाव लड़ेगा, मुस्लिम सिर्फ वोट देगा, तो ये जो है सांप्रदायिकता कहलाएगी। यानी कि धर्म के आधार पे जो राजनीति किया जाता है, जो सामाजिक विभाजन किया जाता है कि भाई तू मुस्लिम है तो तू पाकिस्तान में रहेगा, भाई तू धर्म है तो हिंदू है तो तुम हिंदुस्तान में रहेगा, तो वो सांप्रदायिकता कहलाती है। बात समझ गए? यानी धर्म के आधार पे राजनीति किया जाता है या समाज को बांटा जाता है तो उसे ही सांप्रदायिकता कहते हैं। और इससे जो है देशों को सिर्फ नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। ठीक है, आइए सुशासन से क्या मतलब है जी, समझा सकते हैं? सुशासन से मतलब है कि कोई भी सरकार जब जनता के पक्ष में निर्णय करती है, जनता के लिए निर्णय करती है, जनता के भलाई के लिए काम करती है, तो वो शासन, वो सरकार सुशासन की सरकार होती है। ठीक है, जैसे बिहार में नीतीश कुमार कैसे कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। सुशासन का सरकार कहने का मतलब जनता के लिए काम हो, जनता की बात सुनी जाए, जनता के भलाई के बारे में सोचा जाए, तो वो सुशासन कहलाता है। ठीक है, पारदर्शी मतलब कि जनता भी उस काम के बारे में जाने और सरकार भी जाने। उत्तरदायी मतलब कि जनता के सवाल का जवाब जो है सरकार दे। और जनहितकारी मतलब कि जनता के हित में काम हो। तो वैसी ही शासन व्यवस्था को सुशासन कहते हैं। बात समझ गए? सिंपल भाषा में सुशासन क्या है? जब कोई सरकार जनता के लिए काम करती है, जनता के भलाई के बारे में सोचती है, जनता के भलाई के कार्य करती है, उसे ही सुशासन की सरकार कहते हैं। आइए राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं, बता सकते हैं आप सभी? चलिए, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं, कौन बताएगा? समझ सकते हैं राष्ट्र निर्माण से? चलिए बताइए। राष्ट्र में जब एकता हो, राष्ट्र मीन्स देश, जब देश में एकता हो, देश में अखंडता हो, देश की विकास की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? राष्ट्र निर्माण कहलाती है। जब राष्ट्र में लोगों के बीच एकता बनी रहे, जब राष्ट्र में जो है अखंडता हो, मतलब कोई भेदभाव ना हो, जब राष्ट्र में जो है भाई देश धीरे धीरे, कोई भी देश जो है धीरे धीरे विकास कर रहा है, तो वो कहलाता है राष्ट्र निर्माण। ठीक है, आपसे पूछा राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे कि जब कोई राष्ट्र में एकता देखने को मिलती है, जब कोई राष्ट्र में अखंडता देखने को मिलती है, जब कोई राष्ट्र धीरे धीरे विकास करता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं राष्ट्र निर्माण। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुट निरपेक्ष आंदोलन के दो उद्देश्य लिखिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला उद्देश्य है महाशक्ति गुटों से दूर रहना। महाशक्ति गुट मतलब कोई कोई देश जो है मजबूत देश है और सब जो है मिल के जो है वो पार्टी बना ले है, तो महाशक्ति देशों से जो है दूर रहना है। ठीक है, दूसरा विश्व शांति को बढ़ावा देना, मतलब कोई भी देश किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक नहीं करेगा, विश्व में शांति बनाए रखना है। समझ गए? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के दो उद्देश्य क्या है? पहला महाशक्ति
महाशक्ति गुटों से दूर रहना, दूसरा विश्व में शांति बनाए रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएंगे। क्वेश्चन बच्चा जी, भाषा नीति क्या है बता सकते हैं आप सभी? देखिए, देश में भाषाओं के प्रयोग, संरक्षण और विकास से संबंधित सरकारी नीति भाषा नीति कहलाती है। यानी देश में जब भाषा का प्रयोग हो रहा है, देश में भाषा का संरक्षण हो रहा है, मतलब भाषा सुरक्षित है, और भाषा का धीरे धीरे विकास भी हो रहा है, तो वो कहलाती है भाषा नीति। भारत में दो गो भाषा को जो है भाई भाषा नीति में जो है बहुत ज्यादा महत्व दे दिया जाता है भारत में, एगो हिंदी और एगो अंग्रेजी। ठीक है, तो भारत में मतलब किसी भी देश में जिस भाषा का चलन ज्यादा होता है, जिस भाषा का प्रयोग ज्यादा होता है, जिस भाषा का जो है विकास ज्यादा होता है, उसे ही हमनी के कहते हैं भाषा नीति। ठीक है, यानी कि भाषाओं के संरक्षण, भाषाओं के विकास और भाषाओं के प्रयोग को ही कहा जाता है का भाषा नीति। आइए, संघ सूची और राज्य सूची क्या है? संघ सूची क्या है जी? संघ सूची जिसमें केंद्र के विषय तथा राज्य सूची में राज्य के विषय शामिल होते हैं। आइए समझिए संघ सूची क्या होता है। संघ सूची वैसे सूची में शामिल चीजों को कहा जाता है जिसपे जो है सिर्फ केंद्र सरकार का हक होता है। ठीक है, जैसे रेलवे जो है संघ सूची में आता है। बात समझ गए? रेलवे संघ सूची में आ गया। अब जो है पूछेगा कि भाई राज्य सूची, राज्य सूची क्या है? तो राज्य सूची वैसे सूची में शामिल चीजों पे जब निर्णय लेने का काम राज्य सरकार करती है तो उसे हमने के क्या कहते हैं? राज्य सूची। जैसे कृषि हो गया, कृषि में जो है भाई सरकारी स्कूल भी जो है राज्य सूची में आएगा। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हैं संघ सूची क्या है और राज्य सूची क्या है। संघ सूची जिसपे केंद्र सरकार जो है निर्णय लेती है, उस पे जो है काम करती है। राज्य सूची क्या है? जिसपे राज्य सरकार निर्णय लेती है और राज्य सरकार उस पे काम करती है। ठीक है, अब समझ में आया कि संघ सूची में केंद्र का विषय होता है, राज्य सूची में राज्य का विषय होता है, संघ सूची में केंद्र सरकार कार्य करती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कार्य करती है। बात समझे? चलिए, नागरिकता से आप क्या समझते हैं? नागरिकता, जब देश में एक समान की नागरिकता पाई जाती है तो उसे ही हमनी के कहते हैं नागरिकता। अब समझिए कैसे। किसी व्यक्ति द्वारा किसी राज्य का विधिक सदस्य होना नागरिकता कहलाता है। आप कहाँ के जो है निवासी हैं? बिहार के हैं। ठीक है, अब बिहार के हैं भाई जी, तब बिहार में जो है आपको वोट देने का अधिकार है, मतलब कि आपको नागरिकता प्राप्त है। मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी राज्य के नियम कानून के तहत जब उसको जो है नागरिकता दे दी जाती है, किसी भी व्यक्ति को किसी कानून के तहत या किसी राज्य के तहत उसको सब कुछ अधिकार दे दिया जाता है तो उसे ही कहते हैं हम लोग नागरिकता। ठीक है, अब बात समझ, सिंपल भाषा में हम आपको बताएं, जब कोई राज्य किसी व्यक्ति को पूरा अधिकार दे देता है कि तुमको जो करना है जो करो, तो समझिए कि आपको नागरिकता मिली हुई है। ठीक है, जैसे हम लोगों को नागरिकता है कि हम बिहार के हैं, भारत के हैं। ठीक है, चलिए अब समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है? न्यायपालिका मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कोर्ट जरा में केस के जो है जज जो है फैसला सुनाता है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है? तो जब कोई न्यायपालिका अपने अनुसार निर्णय लेती है, बिना किसी सरकार के द्वारा दबाए बनाए गए अपने अनुसार निर्णय लेती है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, अब मान के चलिए कि हम प्रधानमंत्री हैं और जज जो है हम जो कह रहे हैं वह निर्णय ले रहा है, तो स्वतंत्र है जी? नहीं है। मतलब कोई भी न्यायपालिका जब रियल में सच्चाई के आधार पे जो है फैसला सुनाती है तो उसे ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है, न्यायपालिका बिना दबाव या हस्तक्षेप के निष्पक्ष निर्णय देना ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहलाती है। राज्यसभा के अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? प्यारे बच्चों समझिए
कि सदन जो है के गो होता है, सदन जो है 3 गो होता है। कौन कौन? तो एगो जो है राज्यसभा होता है, एगो जो है लोकसभा होता है, और एगो जो है विधान सभा होता है। ठीक है, ऐसे एगो विधान मंडल भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से कहें तो 3 ही है। ठीक है, अब देखिए, अब राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? अब राज्यसभा को अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। लोकसभा में जो है भंग हो सकता है। अब आप नहीं समझे होंगे, लोकसभा मतलब कि हमनी के क्षेत्र से जो सांसद जीत के जाता है। सांसद मतलब कि एगो जिला में खड़ा होता है नेता, और उसको हम सब लोग वोट देते हैं, वो जीत के जाता है तो वो लोकसभा में जाता है। तब 5 साल बाद तो उसका दोबारा चुनाव होता है, तो वो अगर हार जाएगा तो उसके बदले में कोई दूसरा शपथ लेगा। तो एक बार लोकसभा भंग होती है, लेकिन ये राज्यसभा भंग नहीं होती है। राज्यसभा भंग क्यों नहीं होती है? तो राज्यसभा में कोई जीतता हारता नहीं है भाई, वो शपथ लेता है, राज्यसभा बन जाता है, और उसके बाद उसके जगह पे कोई दूसरा 2 साल बाद जो है आ जाता है, 2-3 साल बाद चेंज होते रहता है सब। तो ये भंग नहीं होता है। अब देखिए, आपसे पूछा कि राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? राज्यसभा को अस्थाई सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य जो है बदले जाते हैं, राज्यसभा भंग नहीं होता है। ठीक है, समझ गए? लोकसभा भंग होता है क्योंकि लोकसभा के सदस्य बदलता नहीं है, चुनाव जीत के आता है। ठीक है, अब देखिए, संविधान के दर्शन का क्या अर्थ है? संविधान के दर्शन का अर्थ है कि संविधान में निहित मूल्य, सिद्धांत और आदर्श ही संविधान का दर्शन है। यानी कि संविधान के दर्शन का क्या अर्थ है? तो जब आप संविधान में निहित मतलब उसमें जो लिखा गया है, तो संविधान में निहित मूल्यों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में, आदर्शों के बारे में जान जाते हैं, तो वही कहलाता है संविधान दर्शन। कि संविधान में क्या मूल्य हैं, क्या नियम है, क्या दर्शन है, क्या आदर्श हैं, जब वो जान जाते हैं तो वो संविधान दर्शन कहलाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? अवसरों की समानता का मतलब है जब देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया जाता है, तो उसे जो है हम लोग कहते हैं का अवसरों की समानता। यानी हम लोग भारत देश में हैं, और भारत देश में अगर प्रधानमंत्री कह देवे कि नहीं भाई, हिंदू को जो है ज्यादा राशन 10 किलो मिलेगा, मुस्लिम को कम राशन मिलेगा, उच्च जाति के लोगों को जो है 20 किलो राशन मिलेगा, निम्न जाति के लोग को जो है 5 किलो राशन मिलेगा, ये समानता है जी? उच्च जाति के लोग जो है वोट देंगे, निम्न जाति के लोग वोट नहीं देंगे, समानता है? नहीं है ना। तो समानता का मतलब है कि सभी नागरिकों को समान अवसर मिले, और अवसरों की जो है समानता होनी चाहिए, वही कहलाता है क्या? अवसरों की समानता। मतलब देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को जो है समान अवसर और समान अधिकार प्राप्त होता है, तो उसे ही कहते हैं अवसरों की समानता। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 गो कि 5 गो? कमेंट बॉक्स में बता देना मौलिक अधिकार कितने हैं। आइए, तो किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों की व्याख्या करना। पहला, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का होता है, व्याख्या करेला कहा है, तो सिर्फ समानता का अधिकार लिख के छोड़ नहीं सकते हैं, लिखना है कि सभी कानून के समक्ष समान हैं। चाहे आप प्रधानमंत्री होखे, चाहे आप राष्ट्रपति होखे, चाहे एक आम आदमी होखे, अगर आप किसी को मर्डर कर देते हैं, तो अगर एगो आम आदमी को फांसी होगा तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी फांसी होगा। यानी समानता का अधिकार का मतलब है सभी लोग जो है कानून के लिए समान हैं। ठीक है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी सभी लोगों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कोई भी व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है और कुछ भी जो है बोल सकता है, स्वतंत्रता है। इसीलिए तब बिहार में जो है क्या होता है, कौनो गाना निकल जाता है, कौनो नेता कुछ बोल देता है, मतलब कोई कुछ बोल देता है, क्योंकि उसको प्राप्त है स्वतंत्रता का अधिकार, कुछ भी बोलने का अधिकार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राजनीति के अपराधीकरण से क्या समझते हैं? राजनीति के अपराधीकरण का मतलब है कि जब राजनीति में अपराधी लोग भाग लेने लगते हैं,
आज जीत जाते हैं चाहे हार जाते हैं तो उसे ही राजनीति अपराधीकरण बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि राजनीति में बाहुबली नेता होता है, जैसे आप एक एग्जाम्पल में अनंत सिंह का नाम आप सुने होंगे कि भाई इतना मर्डर कर दिले है, इतना हैसे है हौसे है, गोली मार दिया। तो जब राजनीति में अपराधी आने लगते हैं तो उसे ही हम लोग कहते हैं राजनीति के अपराधीकरण। यानी कि किसी भी राज्य या देश की राजनीति में जब अपराधी भाग लेने लगते हैं, अपराधी जीतने लगते हैं, अपराधी हारने लगते हैं, तो क्या होता है, राजनीति के अपराधीकरण होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं जी। देखिए, जब कोई राज्य सरकार 6 महीना तक कोई सरकार उस मतलब कोई राज्य जैसे बिहार का मान लीजिए, ठीक है, अब बिहार में 6 महीना तक कोई मुख्यमंत्री बनबे नहीं किया तो उस पे क्या होगा कि अब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अब ये राष्ट्रपति शासन क्या होता है, तो राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने पर केंद्र द्वारा शासन जो है राष्ट्रपति शासन कहलाती है। मतलब राज्य में संविधान के अनुसार अगर कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस पे जो है केंद्र सरकार जो है अपना हक जमा लेती है, उसे ही हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है, जिसे 6 महीना तक ना ही बिहार में कुछ होके, ना ही मुख्यमंत्री बना, ना ही कुछ बना, तो भाई क्या करेगा, केंद्र अपना हक जता लेगा और वही लग जाएगा राष्ट्रपति शासन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चा जी क्वेश्चन कि राज्यसभा की 2 शक्तियां लिखिए। देखिए, राज्यसभा की 2 शक्ति, पीछे वाला क्वेश्चन क्या था कि राज्यसभा के जो है भंग क्यों नहीं कर सकते हैं, नहीं, राज्यसभा जो है अस्थाई क्यों होता है, तो राज्यसभा अस्थाई इसलिए होता है क्योंकि वो भंग नहीं होता है, उसके सदस्य बदले जाते हैं। ठीक है, अभी पूछा है कि राज्यसभा की 2 विशेषता शक्ति बताना है कि भाई राज्यसभा की 2 जो है शक्तियां का है। पहली शक्ति कि राज्यसभा राज्य सूची पर कानून बनाने की अनुमति देता है, और दूसरी अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना जो है राज्यसभा में ही किया गया है। ठीक है, तब दे समझ सकते हैं। राज्यसभा की 2 विशेष शक्तियां लिखिए, तो पहला लिखेंगे कि राज्य सूची पर कानून बनाने की अनुमति कौन देता है, राज्यसभा देता है, और अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना जो है राज्य सरकार ही, राज्यसभा ही करती है। ठीक है, क्वेश्चन है लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन क्यों कहते हैं, तो लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन इसलिए कहते हैं क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन करती है। ठीक है, लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन क्यों कहते हैं, तो लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन इसलिए कहते हैं क्योंकि जनता जो है किसी व्यक्ति को, किसी प्रतिनिधि को चुन करके भेजती है, तो वही जो है शासन करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है। ठीक है, हम लोगों ने जो है विधायक चुना, विधायक जो है जाकर के मंत्री बना, तो वो हम लोगों का चुना हुआ ही प्रतिनिधि है ना, तो वही कहलाएगा लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग के 4 काम बताइए जी। पहला काम है चुनाव करवाना, दूसरा है भाई वोटर लिस्ट बनाना, तीसरा है आचार संहिता लगाना, और चौथा है चुनाव परिणाम घोषित करना। बात समझ गए, चुनाव आयोग के का काम है, चुनाव करवाना, वोटर लिस्ट बनाना, आचार संहिता लगाना, और उसके बाद चुनाव के रिजल्ट बताना, है कि नहीं। 73वां संविधान संशोधन क्या है, 73वां संविधान संशोधन 73 संविधान संशोधन में पंचायती राज्य व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। मतलब संविधान में जो है पंचायती राज्य व्यवस्था को जोड़ा गया था। ठीक है, कि पंचायत में भी जो है मुखिया होंगे, सरपंच होंगे, वार्ड होगा। ये कब हुआ, 73वां संविधान संशोधन में। ठीक है, आपसे पूछा कि 73वां संविधान संशोधन क्या है, तो आप क्या बताएंगे, 73वां संविधान संशोधन यह है कि 73वां संविधान संशोधन में ग्राम पंचायती राज्य व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया, जिसके तहत गांवों में मुखिया, सरपंच ये सब बनते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन देखिए जी, निवारक निरोध का अर्थ क्या है, निवारक निरोध का अर्थ क्या है बताइए जी।
तो अपराध होने से पहले व्यक्ति को हिरासत में ले लेना निवारक निरोध कहलाता है। अब समझिए निवारक निरोध क्या है। हम तुम लोगों को लाइव क्लास में धमकी दिए कि तोहनी सब के गोली मार देंगे, हम धमकी दिए, मान लो चाहे कोई गांव में आके तोर घरे जो है धमकी दिया है, ए तोरा गोली मार देंगे बिहान, आ तू गोली मारे से पहले ही उसको पकड़वा दिया, तो वो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा निवारक निरोध है। मतलब कांड होने से पहले ही उसको पकड़ लिया गया और सुधार दिया गया, तो वो कहलाएगा निवारक निरोध है। ठीक है, तो अपराध होने से पहले व्यक्ति को हिरासत में ले लेना निवारक निरोध कहलाता है। नेक्स्ट है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है जी, बताइए। कोई बता सकता है? धर्मनिरपेक्षता तो बड़ी लेटेस्ट, मतलब बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो राज्य का सभी धर्मों के प्रति सम्मान व्यवहार करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। जब राज्य हो या चाहे कोई देश हो, सभी धर्मों के लिए समान नियम कानून बनाता है, सभी धर्मों को समान मानता है, सभी धर्मों को सब अधिकार देता है, तो वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है या धर्मनिरपेक्ष देश है। जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसे? भारत में सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, सभी धर्मों के लिए समान अधिकार है कि नहीं? तो आप कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो जब राज्य या किसी भी देश के सभी धर्मों के लिए समान व्यवहार किया जाए, समान कार्य किया जाए, समान अधिकार दिया जाता है, तो उसे ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्र के निर्माण की बाधाओं को दूर करने के 4 उपाय। अगर राष्ट्र निर्माण हम लोग कर रहे हैं, मतलब राष्ट्र निर्माण क्या है? पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा पीछे कि राष्ट्र निर्माण क्या है। जब राष्ट्र में जो है विकास होता है, जब राष्ट्र में जो है लोगों को समान अधिकार मिलता है, तो वही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। तो ये राष्ट्र निर्माण में जो है कुछ बाधा भी आता है, तो उसे दूर करने के 4 उपाय बताइए। तो राष्ट्र निर्माण में दूर करने के 4 उपाय: राष्ट्रीय एकता बनाइए, लोगों में एकता होना चाहिए। दूसरा, आर्थिक विकास कीजिए, लोगों को जो है आर्थिक रूप से स्ट्रांग बनाइए। ठीक है, आर्थिक रूप से स्ट्रांग मतलब कि भाई सभी को पैसा वैसा जो है दीजिए। तीसरा, शिक्षा का विस्तार, लोगों को शिक्षा दीजिए। चौथा, सामाजिक समरसता, मतलब समाज में सबको जो है समान अधिकार दीजिए। ठीक है, तो ये राष्ट्र निर्माण की बाधा को दूर करने के ये 4 उपाय हैं। अब प्यारे बच्चों, आपके मन में प्रश्न होगा कि सर इसका पीडीएफ वगैरह हमें चाहिए तो क्या करना होगा? प्ले स्टोर से एसजीएस क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे आप सभी को जो है मिल जाएंगे पीडीएफ वगैरह। ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी मिल जाते हैं आप सभी को, वीडियो लेक्चर आपको मिल जाते हैं, बहुत कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आई जी। चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखिए कि साधारण और विशेष बहुमत में अंतर बताइए। साधारण बहुमत क्या होता है? उपस्थित सदस्यों का बहुमत ही साधारण बहुमत कहलाता है, और विशेष बहुमत जो है कुल सदस्यों का निश्चित अनुपात। अब आप नहीं समझे होंगे, मान के चलिए कि भारत में जो है कितना जो है लोकसभा के सीट है, किसी को पता है? 543 है ना, 543 है। अगर कम बेसी होगा तो तुम लोग हमें बता देना। अब हमको बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत। तो देखिए इसका आधा कीजिए, कितना होगा? तो 250, 270 और 272, यानी कि 272 जेकरा भी सीट आ गया वो अपन सरकार बना लेगा। बात समझ गए? 272 जिसके पास भी सीट आ गया वो अपन सरकार बना लिया। तो 272 ही आया, मतलब जितना अनुमान था उतना ही आया, तो वो कहलाएगा साधारण बहुमत। लेकिन यहाँ पे जो है बहुमत, लेकिन विशेष बहुमत क्या है? विशेष बहुमत होता है कि चाहिए 272 गो सीट, अब मान के चलिए कि कोई के आ गया भाई 400 सीट, तो विशेष बहुमत मिल गया मतलब कि ज्यादा ही उसको बहुमत मिल गया। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साधारण बहुमत जो है उपस्थित सदस्यों का बहुमत होता है, और विशेष बहुमत जो है कुल सदस्यों का निश्चित अनुपात होता है। चलिए नेक्स्ट है कि इकहरी नागरिकता क्या है? इकहरी नागरिकता, जब किसी
जब एक देश के द्वारा एक ही देश के नागरिक होने का नागरिकता मिलता है तो उसे एकहरी नागरिकता कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम भारत में हैं, हम भारत में हैं तो सिर्फ भारत में ही वोट डाल सकते हैं, अमेरिका में जाके वोट नहीं डाल सकते हैं, तो वो एकहरी नागरिकता कहलाती है। मतलब एक देश के द्वारा एक नागरिक को एक ही देश का नागरिकता दिया जाता है, उसे ही एकहरी नागरिकता कहते हैं। अब कुछ लोगों को जो है अमेरिका में भी नागरिकता मिला है, भारत में ही नागरिकता मिला है, तो ये दोहरी नागरिकता कहलाएगी, जो दो देश में जाके वोट डाल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। आइए समझिए, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली है जिसमें मत स्थानांतरित हो सकते हैं। अब देखिए, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो है यह एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली है जिसमें मत स्थानांतरित हो सकते हैं। समझिए, एकल संक्रमण मत प्रणाली, एकल मतलब एगो। जैसे हमने मन में बैठा लिया कि भाई कौनो विकास करे चाहे नहीं विकास करे, हम तो आरजेडी के वोट देंगे, हम मतलब दिमाग में बैठा लिए, तो वो कहलाएगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। मतलब हमर जो है दिमाग में बैठ गया है कि हम वही पार्टी के देंगे चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली है। मतलब लोग अनुमान लगाते हैं कि हमर जो है ये वोट हमर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें मत जो है स्थानांतरित भी हो जाता है, कोनो दूसरे के भी मिल जाता है मत। ठीक है, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, तो यह एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली है जिसमें मत जो है स्थानांतरित भी हो सकते हैं। तो ये 30 गो क्वेश्चन रहे, इन 30 क्वेश्चन को कॉपी पे लिख के जो है याद कर लीजिए, या पीडीएफ नोट्स आप ले लीजिए एसजीएस क्लासेस ऐप से। और उसके बाद जो है आप इसमें और भी क्वेश्चन, जैसे ही आप एसजीएस क्लासेस ऐप में जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस में लगभग 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, उन सबको याद करना है। हिस्ट्री में भी 100 क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी में भी 100 क्वेश्चन होंगे, तो वो सब क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।